30 सितंबर 2015 ग्रेटर नोएडा में बालक राम नागर के घर उनसे बातचीत हो रही है। नहीं, मैंने कहा मैं यहाँ दिल्ली 11 अगस्त को आया था। मेरे बड़े भाई साहब दिल्ली में थे, तो मैं यहाँ आया। तो फिर इस बीच में 11 अगस्त 47, तो उस ज़माने में मैं गया रेडियो, और वो मुझे उस वक्त सारा टाइम जो है वो रेफ्यूजी मैसेजेस हुआ करते थे। बस लोग बिखरे हुए थे, कोई कहीं था, कोई पता नहीं कहीं। तो वो यही दिखता था कि ये ओम प्रकाश वहाँ लिखते हैं कि हम यहाँ पर हैं, आप इत्तला दीजिए आप कहाँ पर हैं। तो यही सारा दिन ब्रॉडकास्ट उन दिनों। उसमें उस एक दिन मैं भी वहाँ रहा। उसमें बहुत बड़े बड़े लोग जो थे, वो 5 रुपये रोज़ मिलते थे। तो अपना हरीश खन्ना जो कि डायरेक्टर जनरल रहे, और अपना और भी बड़ी पोस्टों पर रहे, और ड्रामा के बहुत अच्छे थे, और 1-2 फिल्मों में काम करने वाले। हाँ, तो वो एक दिन मैंने किया वहाँ। तो उस दिन फिर कर्फ्यू लग गया, फिर मैं जा नहीं सका। तो वो जब मैं गया वहाँ, तो कहने लगे भाई अब हम तो ऑल टाइम ऐसा व्यक्ति चाहते हैं जो यहीं रहे, अब आए नहीं, हमें अब आपकी ज़रूरत नहीं है। तो फिर मुझे बाद में मैं म्यूज़िक सेक्शन में आ गया। म्यूज़िक सेक्शन में मैं पहले पत्रिकाएं होती थी प्रोग्राम की, जैसे आवाज़, सारंग और लिसनर। तो ओरिजिनली लिसनर्स को ट्रांसलेट करते थे, उर्दू में आवाज़ और हिंदी में सारंग था। तो मैं ये काम करता रहा, और कुछ मेरा ये काम था कि वो बहुत सुंदर सुंदर रजिस्टर बने हुए थे। किसी कातिब ने चुनी हुई गज़लों के, चुने हुए गीतों के, तो लोग आर्टिस्ट आते थे और उन फ़ाइलों को देखते थे। तो उसमें से अपने मनपसंद जो गाना होता था वो चुन लेते थे। तो वो मैं वो जो डिटेल्स हैं म्यूज़िक की, वो भी भेजता था। और फिर मैं ये जो लोकल अनाउंसमेंट्स के लिए मैसेजेस वो लिखता था। तो 15 वो चला गया। तो उसके बाद 4 सितंबर 47 को मुझे म्यूज़िक सेक्शन में एज ए स्टाफ आर्टिस्ट भर्ती कर लिया। फिर मैं चलता रहा। फिर 1 साल में म्यूज़िक में रहा। फिर मैं ट्रांसलेटर और स्क्रिप्ट राइटर बन गया, वो बच्चों में जो है। फिर 49 में मेरा डेजिग्नेशन स्क्रिप्ट राइटर का हो गया, 48 में ट्रांसलेटर का था। तो फिर मैं बच्चों में रहा। बच्चों के प्रोग्राम में बहुत वो जो काम तो किया, लेकिन रविशंकर जी उन्होंने मुझे पसंद किया। कुछ मैं गाने वाने लिखता था, वो तर्ज कोई आर्ट बोलता, कोई जयदेव वर्मा, उन्होंने कोई मुखड़े के लिए बोलते थे, तो मैं उसको कंप्लीट कर देता था। तो उनको मैं छोटा सा था, अच्छा लगा उन्हें। तो कहना बालक कहते थे क्या? हाँ, कहते तुम मेरे लिए ना एक वो लिखो, एक म्यूज़िकल फीचर लिखो। तो वो फिर कहना हाँ, मैं रवि जी का, हाँ, शरद पूर्णिमा नाम है उसका, तो तुम उसके लिए बनाओ। तो वो मैंने लिखा, और उन्होंने उसका म्यूज़िक कंपोज किया। और फिर और
जो बहुत मोहब्बत जिनसे मिली वो पंडित नरेंद्र शर्मा थे। कमाल का आदमी, कमाल का आदमी। वो ऐसा व्यक्ति, मैं थोड़ा परेशान था कभी तो उनके पास चला गया। वो ज्योतिष भी में भी दखल रखते थे, तो उन्होंने मुझे तसल्ली दी। वो कहते हैं कोई मेरे पास आया कुछ करने के लिए तो ये मतलब ये मेरी खुशकिस्मती है कि आपने नवाजा मुझे। तो बहुत अच्छा लगा बादशाह। बहुत कैसे कैसे लोग थे, कैसे कैसे लोग थे। हाँ, तो फिर मैं सालों साल जो है बच्चों का प्रोग्राम करता रहा। फिर 1968 में साल भर से कम जो है मेरा ट्रांसफ़र हो गया भोपाल में। फिर वापस आ गया। कई मतलब ख़ास जो शौक़ थे वो एक लहरें प्रोग्राम होता था, प्रोग्राम ऑफ विट एंड ह्यूमर बिफोर इनवाइटेड ऑडियंस। उसमें कई प्रोग्राम जो हैं डायरेक्ट किए मैंने, उसमें झलकियाँ होती थी। तो एक जो मेरा ख़ास मतलब प्ले था उसका नाम था उदास क्लब। वो बहुत पसंद किया गया। तो उसमें ये शर्त थी कि जो लोग उदास हैं, निराश हैं, जो दुखी हैं, वही उसका मेंबर बन सकते हैं। तो उनमें कुछ लोगों के नाम थे, क्या नाम, हाँ, नाशाद जी, सोस जी, पीलित जी। एक साहब और आगे कहना हम भी मेंबर बनना चाहते हैं। कहना क्या नाम है तुम्हारा? कहना मैं रावत हूँ। नहीं नहीं नहीं, रावत कैसे हो सकता है? देखो तुम्हें हम मेंबर बना सकते हैं लेकिन थोड़ा तरमीम करनी पड़ेगी नाम में। कहना क्या? कहना रावत से तुम रोवत बन जाओ। तो उनका नाम रोवत थी। तो वो बस बड़ा अच्छा वक्त गुज़रा। और फिर ये जो है मुझे GDR जो तब जर्मनी 2 थे, जो दूसरा जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो उसमें 40 दिन का एक स्टडी टूर था, वहाँ भेजा। और वहाँ मतलब कुछ मेरी अजीब सी किस्मत रही कि वहाँ मैं गया तो वो जो कंसंट्रेशन कैंप्स थे किस वक्त उनको सताया जाता था वो देखने को मिले। और एक दफ़ा क्या हुआ कि मैं ये पोर्ट ब्लेयर में भी मतलब उन दिनों में साल भर में ऐसी जगह गया जिनका के कंसंट्रेशन से संबंध था। तो पोर्ट ब्लेयर में गया, वो जगह देखी जहाँ से वीर सावरकर वहाँ थे और वो वहाँ से कहाँ फांसी दी जाती थी वो देखी। वाह वाह, सब लोग याद करते हैं, अच्छा लगता है। तीस सितंबर 2015 ग्रेटर नोएडा में बालक राम नागर के घर उनसे बातचीत हो रही है। बालक राम जी, आपने कहा शुरू में कि 11 अगस्त को मैं 11 अगस्त तो मैं 1947 को आप दिल्ली आए, तो कहाँ से आए? मैं पहले 45 तक तो मैं अपना
लाहौर में था, मैं वहीं मेरी तालीम हुई। तो फिर मेरे फादर की डेथ हो गई, फिर हमें दिल्ली वहाँ छोड़ना पड़ा, लाहौर। तो मैं फिर 4 सितंबर 47 को मैं स्टाफ आर्टिस्ट बना। 4 सितंबर लाहौर से दिल्ली आए? मैं लाहौर 45 छोड़ दिया था। फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर सियालकोट में रहा, एक जगह अपना मेरा जहाँ गांव था और वहाँ रहा, खानोवाद जगह थी, वो पार्टीशन का ही हूँ मैं, पार्टीशन का ही था वो। हाँ। तो वो मैं आ गया, मेरी दादी तो वो पता नहीं किस किस रास्ते से वो होके वो अपना दिल्ली पहुँची। लेकिन वो सिर्फ याद करने लायक ये है कि मैं 4 सितंबर 47 को मैं ऑल इंडिया रेडियो में स्टाफ आर्टिस्ट बना, और तब 58 की एज थी। तो मुझे उन्होंने दिया कि तुम और 6 महीने या और दे। तो मैंने कहा नहीं, अब मैं जो है बस रुखसत चाहता हूँ। फिर भी साल भर वो उनके पास था नहीं, तो मैं बच्चों के प्रोग्रामों के लिए क्या प्रोग्राम तरतीब देना है, और एक साल तो लगभग बच्चों के प्रोग्राम जो संडे के थे वो करता रहा। फिर अपना कुछ डॉक्यूमेंट्रीज का शौक़ हो गया। रिटायर कब हुए? मेरी रिटायरमेंट है 30 अप्रैल 1986। उसके रिटायरमेंट के बाद एक साल और किया आपने फिर? वो मतलब स्टाफ पे नहीं है, वो बस कॉन्ट्रैक्ट दे दिया उनका, अभी तुम हमारे लिए, हमारे पास कोई आदमी नहीं है, तुम प्रोग्राम जो है हमारे लिए तरतीब दो। तो मैं प्लानिंग करता था अपना बच्चों के प्रोग्राम की, और संडे का जो प्रोग्राम था वो मैं कंडक्ट करता था। इस तरह आप देखिएगा करीब 40 साल आपने ऑल इंडिया रेडियो के साथ एक स्टाफ आर्टिस्ट के बतौर आपने गुजारे। हाँ, वो पक्के तौर पे तो अपने 4 सितंबर 47 से लेके अपना अप्रैल 30 तक तो ये था। उस बाद साल 2 साल जो है, और फिर गाहे बगाहे जो है वो बुलाते रहे बीच में। बस उसके बाद मेरी दिलचस्पी जो है वो डॉक्यूमेंट्रीज़ में हो गई, तो उसमें करने लग गया। फिर बस। उधर आप लाहौर में क्या पढ़ के आए थे? मैं लाहौर में दयाल सिंह स्कूल में था और दयाल सिंह कॉलेज में था। इंटर तक मैंने किया था वहाँ। और जब ये पढ़ाई कर रहे थे तब क्या इरादे थे कि क्या करना था ज़िंदगी में? कुछ नहीं इरादा था, कुछ पता नहीं था। ज़िंदगी में एक मतलब कोई प्लान नहीं किया था, बस जैसे ज़िंदगी मेरे ऊपर थोपी तो क्या गई, जैसे जिस तरह से आई मुझे बुरा नहीं लगा, मैंने अच्छा ही लगा कि जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है, और शायद मैं वही कर पाता। तो मुझे कोई मलाल नहीं है कि मैं ये नहीं हो सका, वो नहीं हो सका। जितना वो काम किया मुझे बहुत अच्छा लगा, और लोगों से भरपूर मोहब्बत मिली। बस मतलब प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार। और तो मेरा जो है कलेजा भर आता है, कैसे कैसे प्यारे प्यारे लोग थे। बहुत अच्छा लगा। काश ये पुनरावृत्ति जो है फिर हो जाए कभी, लेकिन अब इतनी दूरियां हैं, इतनी मजबूरियां हैं, और लोग, उम्र जो है, और उम्र का जो सूरज जो है वो ढलता जा रहा है। जो दोस्त अहबाब जो हैं, वो दिलों में तो दोस्ती है ना, लेकिन वो भी मेरी तरह मतलब लाठी का सहारा देते हैं, लेकिन मोहब्बत वही है। और बहुत अच्छा लगा, इतना कमाया, दोस्ती को कमाना और दोस्त और निभाना, दोस्ती को जीना सीखना। मेरी ज़िंदगी का यही उद्देश्य है कि प्यार
करो करो करो, लूट लो प्यार से दुनिया को बस। और दुनिया लुटती है, लोग प्यार करना चाहते हैं, बस जिससे प्यार किया जा रहा है उसको यकीन हो कि हाँ ये सचमुच प्यार है। और सचमुच क्या लफ्ज़ का क्या सच होना चाहिए, सचमुच क्या मतलब, कोई दूसरी चीज़ सचमुच के अलावा क्या चीज़ है? सचमुच ही सबसे वही चीज़ है। तो एक मेरी बस यही है, सब लोगों से ज़्यादा दोस्त बनाओ, अपने कलेजे से लगाओ, बस दुनिया तुम्हारी है बस। ये जो 40-42 साल रेडियो की जो दुनिया थी, इसमें बताइए थोड़ा क्रिटिकल होकर ये बताइए कि कहने को तो ये देश एक धर्मनिरपेक्ष संविधान की तरह की, अगर रेफरेंस से कहें कि संकल्प तो यही था कि इसे धर्मनिरपेक्ष होना था। आज़ादी के इन 65-68 वर्षों में हमने कहने को तो धर्मनिरपेक्षता दिखाई, लेकिन अपने मास मीडियम, रेडियो की बात करता हूँ, उससे बड़ा मास मीडियम क्या था? तो आपने क्या देखा कि क्या मेरी मतलब ये बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं थी ये, यानी क्या धर्म की कोई प्रॉब्लम, या मतलब जब तक मैं रेडियो में रहा मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और ना ही मेरी इस सोच में किसी तौर पे इसने दखल दिया था। मैं एक बड़ी खूबसूरत अछूती सी ज़िंदगी जी, और उतना ही मुझे प्यार मिला। मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब प्यार ऐसे कोई कर देता है, कोई दूसरे को भी मिलता हो कि हाँ कुछ सच्चाई है। तो मैं जितनी देर रहा, एक मेरे लिए वो एक सच्चा युग था जिसमें ये ओछी हरकतें होती होंगी, मुझे नज़र नहीं आई, और मैं उसमें ना दखल देता था और ना ही मुझे उसमें, मतलब मैं ये वो जो पीरियड था ख़ास तौर पर मेरे लिए, वो एक मैं जो हूँ वो उस वक्त की देन हूँ। तो ये अच्छा है कि आप नागर को जानना चाहते हैं तो नागर वो है जो 47 से लेके 86 तक था, और इससे मैं और इधर उधर हो जाता तो पता नहीं क्या होता, लेकिन आप मुझे 47 से 86 वाला जो नागर है वही समझिए। प्यार 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 बस। और लोग भी प्यार करते थे। मुझे नहीं लगता कि किसी ने प्लान करके मुझे नुकसान पहुंचाया हो, ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो मैं अब क्या करूं? ये दुनिया जिस तरह से अब नज़र आ रही है वो मेरी इसमें दिलचस्पी नहीं है। तो इस वजह से मैं अछूता ही रहना चाहता हूँ, और बहुत खुश हूँ मैं इस ज़िंदगी से कि बहुत कुछ कमाया, बहुत कुछ प्राप्त ही किया, दिया गया। लोग प्यार देते रहे, मैं लेता रहा। अब वो मैं जो एक नौकरी के ज़माने में अपने प्रोग्राम को सोचना, क्योंकि हर रोज़ आपको कुछ ना कुछ नया प्रसारण के लिए देना होता है। अपने प्रोग्राम को सोचना, उसे लिखना, उसे पेश करना, करवाना, ये जो पूरी प्रक्रिया है, किसी एक औसत दिन, किसी एक दिन को नज़र में रखिए और बताइए कि उसकी प्रक्रिया क्या है। वो था कि जो बालक राम नागर था वो स्टाफ आर्टिस्ट था, स्क्रिप्ट राइटर था,
और प्रोग्राम की प्लानिंग भी करता था। मेरे साथ कोई प्रोडक्शन असिस्टेंट नहीं थे। खुद ही प्लानिंग करना, खुद ही स्क्रिप्ट लिखना। कुछ टाइम मैं वहाँ पर एक स्टॉक कैरेक्टर के रूप में भी रहा, लेकिन कभी दादाजी बना, कभी। लेकिन ये जो शेड्यूल बनाना, ये एक बहुत अच्छी प्रक्रिया थी। और उस ज़माने में कुछ लोग थे बड़े धुरंधर थे। शेड्यूल अप्रूव होना जो है एक बहुत बड़ी बात थी। तो वो कैलाश शुंगलू थे। कैलाश शुंगलू, ये वो स्टेशन डायरेक्टर थे। फिर बरुआ साहब थे, और जितने स्टेशन डायरेक्टर थे वो एक एक जो शेड्यूल की एक एक लाइन जो है उस पर टिक मार करते थे, हाँ ये ठीक है, हाँ ये ठीक है, हाँ ये ठीक है। तो शेड्यूल में दिलचस्पी लेना, ये उस ज़माने की बात थी। मुझे मालूम नहीं है कि अब कैसे शेड्यूल बनता है, क्या बनता है, हम कितना होमवर्क करते थे। लेकिन शायद वो ज़माना और था। मैं अब जब देखता हूँ तो वो मुझे इस जो किया जा रहा है वो कैसे हुआ, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये अब नज़र नहीं आता है। और तब हाँ, आपको बताऊं कि वो मैं बच्चों का प्रोग्राम तब संडे को था और एक थर्सडे को होता था। क्या नाम था बच्चों के प्रोग्राम का? बच्चों का प्रोग्राम था, दोनों के बच्चों का प्रोग्राम था। तो वो नाम क्या था बच्चों के प्रोग्राम का? नाम वो तब बच्चों का प्रोग्राम ही कहते थे उसको। अच्छा। लेकिन वो जब अब मैं बात कर रहा हूँ तो ये जब शंगलू साहब थे तो उन्होंने मुझे एक दिन कॉरिडोर में मिले तो कहने नकल आओ। उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठाया, अपने घर ले गए। घर में कॉफ़ी पिलाई और बातें कर। बालक ये जो तुम प्रोग्राम करते हो, 3 प्रोग्राम या 2 प्रोग्राम करते हो, यार ये हर रोज़ होना चाहिए। बच्चों, ये मुल्क जो है बच्चों के लिए है। तो कहना फिर क्या करें, कहने हर रोज़ करो। तो फिर उनके कहने पे 2 प्रोग्राम थे, नन्ही दुनिया नन्हे गीत, एक्सक्लूसिव बच्चों के गाने। 3 प्रोग्राम थे फॉर टाइनी टॉट्स, चुनमुन। एक प्रोग्राम करता था ज्ञान विज्ञान मंगलवार को, और एक थर्सडे को एज ग्रुप के हिसाब से बाल कार्यक्रम था, एक संडे को एज ग्रुप के हिसाब से कार्यक्रम था। तो 7-8 प्रोग्राम हफ्ते में करने से वो कैसे कर लेता था, कैसे प्लान कर लेता था। खुद ही अपना एडिटिंग भी खुद करना, बनाना करना, कोई मलाल नहीं था। लेकिन बहुत अच्छा लगा, इतना बड़ा सीखने का मौका मिला, इतना बड़ा सीखने का मौका मिला। शायद ऐसा ना होता तो हम भी दूसरों की तरह रहते, अपना ना कभी प्लानिंग कर पाते, ना शेड्यूल बना आता, ना एडिटिंग करनी आती। तो वो वक्त था जिसमें एक ढेरों काम जो थे वो एक समझ के कर लिए गए, और ये कोई मदद करने वाला नहीं था, खुद अपने हम मदद करते थे। और लेकिन ये है कि जो चाहा मैंने कि ये प्रोग्राम कर दिया जाए, उस पर कोई ये नहीं कहा कि नहीं ये नहीं है, ये इसमें इतना खर्च आएगा, ये आएगा। तो बच्चों के प्रोग्राम में जो करना चाहें वो शंकर साहब का करो तुम अपना। वो हर सेक्शन के लिए कोई बजट होता है कि ये आप 800 रुपये में करना है, ये या इसमें करना, वो करना है। तो ये रही कि ये तोहफ़ा मिला कि करो, कुछ करो, करके दिखाओ, जो करना चाहो करो, तुम्हें खुली इजाज़त है। तो ऐसे ऐसे लोग थे।
लेकिन जैसे कि आपने कहा सीखने को मिला, सीखने को एक तरफ प्रेजेंटेशन, उसका जो टेक्निकल एस्पेक्ट है वो, शेड्यूलिंग, ये सब तो ठीक है, सीखने को मिला, लेकिन बच्चों के लिए क्या प्रोग्राम बनेगा ये तो आप बनाने वाले की तरफ बैठकर, आप तो एक तरफ हैं, आप एक तरह से प्रस्तोता हैं, लेकिन जो उसका श्रोता है, जो बच्चा है या जो उसका उपभोक्ता है, उसको आपने सोचा कि ये चीज़ ठीक होगी उसके लिए, लेकिन क्या उसके लिए वो चीज़ ठीक थी? और ये जानने का मैकेनिज्म क्या था आपके पास कि उससे आप गलतियां, जिसे कह रहे हैं सीखना, क्या इसमें कंटेंट में भी सीखने का कोई बाइपार्टाइट सिस्टम ये वो उस वक्त ना अपना बिफोर ऑडियंस प्रोग्राम्स होते थे, तो जो कुछ किया जाता था उसका तुरंत एवेल्यूएशन हो जाता था कि अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो बच्चों का होना उन, अब ये है कि मैंने ख़ास तौर पे जो था, मैं चाहता था कि बच्चे हंसें, एक हंसी से ही जो है बच्चे को मोहा जा सकता है, तो वो बात भी सुनता है जो इंटरेस्टिंग हो, चाहे कुछ अलग ढंग की हो। तो वो मतलब ऐसा आप पत्र तो आते थे फिर ये नहीं, हाँ, ऐसा आप इस नतीजे पर आप कैसे पहुंचे कि बच्चा हंसेगा तो वो ग्रैस्प भी कर सकेगा जल्दी, इस नतीजे पे कैसे पहुंचे? नहीं ये कोई प्रश्न नहीं है, ये अपना करते जाओ अपना। अब पता नहीं, कई दफ़ा ठीक होता, कई दफ़ा ठीक नहीं होता, काम तो चलना ही चलना है, लेकिन कोशिश ये होती है कि कुछ ऐसा कर लिया जाए जो कि बच्चे को याद रखे, बच्चा उसको पसंद करे और उसमें शरीक होने की कोशिश करे। तो इतने मतलब आपको खुशी होगी कि बच्चों के प्रोग्राम में जो बच्चे ख़ास तौर पे म्यूज़िक में जो आए, उनमें बहुत से बच्चे हैं जो कि स्टाफ आर्टिस्ट हैं, अब भी हैं, जो एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट आते थे। तो ये बड़ी उपलब्धि है कि बच्चे जो हैं इतना मतलब सीखने को ही नहीं मिला, उसका उन बच्चों ने प्रोग्राम का अपना हिस्सा बना लिया और उसको अपना प्रोफेशन बना लिया, एक नर्सरी बन गई। ये बड़ी बात ये थी कि एक नर्सरी थी तब, ये यहाँ आना, यहाँ बोलना, यहाँ सीखना, चाहे नाटक हो चाहे वो हो। तो ये यहाँ तो इसमें मुझे कोई निराशा का कोई पहलू नहीं मिला, मुस्कुराते हुए चेहरे ही मिले, और कोशिश से थोड़ी सी बेवकूफ़ी करता था मैं, तो उनको अच्छी लगती थी। तो और वो अपना कंपेयर भी बड़े अच्छे थे। मिर्ज़ा इरफान बेग थे बहुत काबिल, फिर ये गुलशन मधुर थे, 10 साल 12 साल रहे। जो काम करने वाले और काम जो लेने वाला, वो बस मतलब यकजान थे। आपने दो नाम लिए, गुलशन मधुर। गुलशन मधुर बाद में, सब पहले, इससे पहले मिर्ज़ा इरफान बेग। दोनों लोग अभी हयात हैं? ये पीछे वो लखनऊ में चले गए थे, ये टीचर थे अपना, और ये जो वॉइस ऑफ अमेरिका में गुलशन मधुर रहे, अब तो वहाँ नहीं आता, अब वो अमेरिका में है। और उनसे रहती है, उन्होंने एक किताब लिखी जो कि मुझे डेडिकेट की, और उनसे चलते हैं। तो ये दो हैं जो अपना पढ़े लिखे लोग, सुलझे हुए लोग और मुस्कुराते हुए लोग और उत्साह देने वाले लोग। आपने कहा आपने बच्चों के प्रोग्राम में बेवकूफ़ियाँ की, क्या बेवकूफ़ियाँ की होंगी? ये हंसाना और अपना कुछ अपना जो सीधी बात को कभी उल्टे तरह से बोल देना। हाँ। अब वो मतलब ये कुछ जन्मजात होता है, कुछ अपने आप हो जाता है।
तरतीब नहीं दिया जाता, अपने आप स्वांता सुखाए है और वो अपना स्पॉन्टेनियस होता है, वो अपना आमद 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 आवर्त नहीं है। तो वो मुझे दो लफ्ज़ बहुत अच्छे लगते हैं, एक आमद और एक आवर्त। आमद तो होता है स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब जो अपने आप पोइट्री निकली हो, कंट्राइड ना हो, और आवर्त जो होते हैं वो कंट्राइड होता है। आवर्त, आवर्त, अच्छा, ये आमद का उल्टा है वो, आमद और आवर्त, आवर्त। अच्छा। तो वो मेरा नसीब ये रहा कि मैं आमद के ज़्यादा करीब रहा, तो अच्छा है। वो मेरी जो खुश नसीबियाँ हैं वो मुझे दे मेक मी रिच, और जब भी कोई पुराना जानने वाला जानता है, मिलता है, तो बस बाँसें खिल जाती हैं। और मुझे नहीं लगता है कि जिनसे कुछ थोड़े गहरे ताल्लुकात रहे हों कोई भूल पाया हो। अब वो सिर्फ ये उम्र है कोई, अब मैं 87 से ऊपर हूँ, मेरे जानने वाले हैं, 70 से छोटा तो होगा कोई नहीं, 75 के करीब हैं। तो वो बड़े बड़े सुलझे हुए लोग हैं, बहुत अच्छे। गुलशन मदर हुआ, ये बेग साहब, वो बेग साहब यानी उस वक्त में, अब 45 मिनट से ज़्यादा का प्रोग्राम, वो लोग थे, बहुत अच्छा साइंस टीचर थे। अब वो कितना 5 मिनट रह गए, तो वो मतलब किसी भी सब्जेक्ट पे वो बोल देते थे। तो लाइव होता था, संडे का जो प्रोग्राम है लाइव होता है। फिर वो बाद में हुआ, वो पर रिकॉर्ड करने का जो था, जो चीज़ रिपीट होनी हो दोबारा बाद में हुआ है, कुछ रिपीट होना है तब रिकॉर्ड हो, वैसे सब चीज़ें जो हैं लाइव होती थी। तो 5 मिनट का वक्त बचा तो वो अपना बेग साहब जो हैं वो किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर वो बोलते थे बड़ी दिलचस्पी के साथ, और वो इतने जानकार पढ़े लिखे लोग। मतलब मुझे अक्लमंद होने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये काम मैंने अपने दोस्तों पे छोड़ दिया, वो उन्होंने मुझे बुद्धू होने से बचा दिया। बड़े प्यारे लोग, बड़े प्यारे, मोहब्बत। वो मैंने कहा कि मेरी ज़िंदगी मतलब भरपूर है इस मोहब्बत से, इस शफ़क़त से। आपने बीच में इनका कैलाश शुंगलू स्टेशन डायरेक्टर थे, और आपने नरेंद्र शर्मा जी तो बहुत बड़ी हस्ती थे जी। नरेंद्र शर्मा चीफ प्रोड्यूसर थे अपना इसके इसमें म्यूज़िक के, और हंसराज लूथरा, ये 3 जो नाम हैं बड़े दिग्गज जो है। पहले हंसराज लूथरा, फिर जो हैं अपना एक डॉक्टर राम मराठे, एक मैंने भी नाम लिया कृष्ण शंगलू, कैलाश शुंगलू नहीं, कृष्ण शंगलू। कैलाश शुंगलू उनके भाई का नाम है, लेकिन दोनों रेडियो में थे। और स्टेशन डायरेक्टर, और दूसरे भी जो हैं एज स्टेशन डायरेक्टर बॉम्बे में थे। उसके बाद फिर डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल रिटायर हुए। अच्छा। दी शंगलूस जो थे अपना, ये मीना मसानी जो थी, मसानी जो बहुत बड़े राइटर थे, उनकी बहन मसानी थी, वो डिप्टी डायरेक्टर जनरल थी। लेकिन ये जो बहुत काबिल लोग जो थे, ये डॉक्टर राम मराठे, और एक वो मैंने आपको नाम बताया जो हंसराज लूथरा, डॉक्टर राम मराठे का नाम बताया। ये लोग क्या करते थे जो नाम आप ले रहे हैं? ये सब स्टेशन डायरेक्टर थे। अच्छा, स्टेशन डायरेक्टरों के अलावा अगर देखें तो ऐसा तो नहीं है कि बच्चों का प्रोग्राम है जो आपके पास है
और आपका रिश्ता सिर्फ स्टेशन डायरेक्टर से हो रहा है। और भी जो सहयोगी हैं, मतलब गलियारे में, कैंटीन में, स्टूडियो से दरवाजा खोलकर घुसते और निकलते हुए वो लोग कौन थे? वो उस वक्त ना, मतलब जो स्क्रिप्टिंग का था, वो मतलब जब 7 प्रोग्राम हो तो मतलब खुद खुद बहुत करना पड़ता था। बाकी जब शेड्यूल में नाम सजेस्ट किए जाते थे जो उस सब्जेक्ट से संबंधित होते थे, उन लोगों को शेड्यूल में नाम उनका दिया जाता था, ये लिखेंगे हमारे लिए, ये कहानी लिखेंगे, ये हमारे लिए टॉक लिखेंगे। जैसे कौन? अब ये बहुत पुरानी साल हो गए, मतलब मुझे नहीं लगता कि उनमें से किसी को भी आप जानते होंगे, लेकिन सारे लोग जो हैं, लिखने पढ़ने वाले लोग ही जो हैं, वो ही उसमें हिस्सा आमतौर पर लेते थे, जो उस सब्जेक्ट में दिलचस्पी रखने वाले हैं या काफ़ी हद तक माहिर हैं। क्योंकि वो उस वक्त ऐसे थे, वो हार्ड टास्क मास्टर के। शेड्यूल में जब नाम जा रहा है तो देखते हैं, अच्छा ये कौन है, अच्छा ये ओम प्रकाश है, क्या काम करता है, किस तरह से है, क्या किया है उसने। तो ये नहीं है कि अपना आप कोई भी नाम आप सजेस्ट कर दीजिए और वो चाहे गाहे बगाहे, ये नहीं कि हर एक के बारे में पूछे, लेकिन ये थोड़ी खबर देखते रहते थे कौन है, क्या काम करता है, क्या किया है इसने। ये तो बात हुई आपके अपने प्रोग्राम की बात। हाँ हाँ। हम पूछ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि मंटो भी वहाँ थे शायद, और कुछ कृष्णचंद्र भी आ गए। नहीं, वो चले गए जब हाँ, ये सारे जो थे वो स्टाफ पे तो ज़रूर थे, लेकिन वो उस पीरियड में मैं नहीं था। ये मेरे ख्याल में 47 से ये लोग चले गए, रेडियो से चले गए ये लोग। हिमांशु बहादुरी भी नहीं थे? हिमांशु बहादुर जो थे वो तो अनाउंसर थे, फिर उसके बाद अपना वो चले गए, अपना BBC चले गए। उनका छोटा भाई था, वो भी अपना वो भी रहा, वो भी अनाउंसर था। तो इस तरह से, जैसे हिमांशु का नाम लिया आपने, वैसे और कौन लोग गलियारों में मिल जाया करते थे? मुझे नहीं लगता कि ये जो है मेरे काम के मामले में मुझे इन लोगों से, सिवाय इसके कि जो अनाउंसर हैं या कोई ड्रामा आर्टिस्ट हैं, एज ए एक्टर तो इन लोगों का इस्तेमाल हुआ, जो मतलब ये कुछ ऐसे लोग जो कि सोच में मदद करने वाले हों, मुझे कोई ये नहीं मालूम है। खुद ही जाना पड़ता था। मैं जब अपना जाता था तो कॉन्ट्रैक्ट लेके जाता था अपने किसी टॉकर के पास, उससे बात की, चाय पी, और उससे अगले कुछ प्रोग्रामों के लिए क्या दिलचस्पी है उनकी, क्या है। तो वो हर व्यक्ति जो है वो इंटरेस्ट लेता था कि हाँ भाई, मैं पूछो, बताइए अपना शर्मा जी, अब किस चीज़ पे आप एक प्रोग्राम देंगे। तो 2-3 सब्जेक्ट बता दिए, थोड़ा सा उनका जिस्ट बता दिया। तो इतना ये नहीं था कि अपने आप लोग आ जाएंगे। मैं खुद एक एक व्यक्ति के पास गया, उससे दोस्ती खरीदी तो नहीं, दोस्ती मोल भी नहीं ली, दोस्ती छीन ली। और उसे हर व्यक्ति ने, जितने भी इतने प्रोफेसर, वो किस किस का नाम लूँ उसका कुछ मतलब नहीं होगा, लेकिन जो व्यक्ति था वो हर एक से मौका मिला कुछ आइडिया ले लेने का। तो मेरे कमरे में जो है वो आइडियाज़ नहीं आते थे, मैं बटोरने के लिए खुद जिन वो प्यारे प्यारे लोग थे, डॉक्टर बिश्नोई हैं, अब क्या क्या नाम लूँ, मेरे अपना जहन भी जो है वो एकदम, मुझसे कहा जाए क्या नाम था तो दिमाग से उतर जाता है। लेकिन बस आप इस नतीजे पर पहुँचिए कि लोग जो थे वो चाहते थे कि कंट्रीब्यूट करें, लोग चाहते थे कि मदद की जाए, लोग चाहते थे कि इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो इस तरह उन सब के सौजन्य से चीज़ें
आइडियाज़ मिलते रहे, शेड्यूल बनाते रहे, और खुशकिस्मती रही कि बहुत से साल ऐसे लोग स्टेशंस के हेड थे जिनको ख़ास तौर पे उन शेड्यूल्स में दिलचस्पी होती थी। ये नहीं कि बस ओके कर दिया तो वो बुलाया, और कभी कभी बड़ा अच्छा लगता था, कुछ को गुड लिखने का शौक़ था, शेड्यूल के ऊपर गुड लिख देते थे, कभी सिर्फ दुरुस्त कर देते थे, लेकिन कभी कभी जब गुड मिलता था तो बड़ा अच्छा लगता था। तो ये था कि बस फ़र्क ये है कि अब जो है, जो लोग अपने कमरों में बैठते हैं और उनसे वहाँ आके मिलते हैं। मैं था कि मेरा जो दफ्तर था वो उन जानकार लोगों का घर, उनका दफ्तर था। इकट्ठे चाय पी लेना, उनकी अक्लमंदी की बातें सुनना। ऑफिस कहाँ पे था आपका कमरा इसमें, रेडियो में? मेरा 3-4 जगह रहा, मतलब जो 37 नंबर में और 39 नंबर में। मेरे कमरे के बिल्कुल साथ ही वो थे अपना उर्दू के, अब वो 37 समझ लीजिए, अब 37 बहुत साल रहा। संडे को सुबह 8 बजे से पहले पहुंच जाते थे। छुट्टी किस दिन रहती थी? छुट्टी नहीं थी कोई, क्योंकि वो जो 8 प्रोग्राम थे वो खुद ही बनाने, खुद ही आटा गूंदना, खुद ही रोटी पकानी, खुद ही खानी। और ये भी नहीं थे कि जो काम देते थे वो रहमदिल नहीं थे, वो नहीं चाहते थे कि इतना काम करे। वो उन्होंने इस संबंध में मैं क्या करता हूँ, कब करता हूँ, क्यों करता हूँ, ये उनकी सोच नहीं थी। भी अब ये तुम्हारे ज़िम्मे है, तुम इस जिम्मेदारी को निभाओ, इसलिए अच्छा लगा ये। फिर भी कोई हफ्ते में एक दिन छुट्टी तो होती होगी। अब वो कैसे बताऊँ मैं, अब आप खुद बताइए, जिसके पास 7-8 प्रोग्राम हों तो वो बीच में, खैर इतवार को तो कभी नहीं थी। सारी उम्र जो है संडे की यहाँ रहा, और लगभग साल भर मैं भोपाल में रहा। तो संडे वाज माय वर्किंग डे, और मेरे जहाँ मैं बच्चों से मिल पाता था, बच्चों को सुनता था, म्यूज़िक की जो ऑडिशंस थी उसमें मेरी दिलचस्पी थी। कभी बाद में ऐसा हुआ हो, रिटायरमेंट के बाद या नौकरी में रहते हुए भी, कि बच्चों के आपके किए हुए प्रोग्राम को सुनकर किसी ने कभी ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट जो बहुत अच्छा लगा हो, अभी भी याद आता हो? ये था कि उस ज़माने में, मतलब मेरी खुशकिस्मती कहिए कि संडे के 2-3 अखबारों में रेडियो रिव्यू निकलता था। तो ये अच्छा लगा कि 10 में से 7, 7.5, 8 बार जो है वो किसी प्रोग्राम के बारे में कॉम्प्लीमेंट ही पेश किया गया। अब गलतियाँ तो होती ही हैं अपना, अब कोई टॉक देने वाला जो है कहीं, मतलब हर दफ़ा एक पाए के तो नहीं होते। यही मुश्किल होती है कि यहाँ आप एक सीरीज़ में के 7 प्रोग्राम हैं तो 7 अलग अलग लोगों को, या तो 7 प्रोग्राम उन्हीं को दे दीजिए, लेकिन तब ये था कि नहीं, इतने इकट्ठे नहीं देने हैं। तो एक 7 प्रोग्राम है एक सीरीज़ में, तो 7 लोग कर रहे हैं, तो उसमें विविधता भी आती है, और अपना उसमें कुछ कमज़ोर जहन भी होते हैं। तो वो ठीक है, अपना इतने बड़े समंदर में वो लागना पड़ता है, तो वो ये बुरा नहीं लगता कि हाँ, ये थोड़े होता है कि सारे बहुत अच्छे हो गए होंगे। नहीं, ऐसा जैसे कोई बाहर मिल गया और बोला कि अरे हमने आपका प्रोग्राम सुना और बड़ा ही अच्छा है और वो है, वो
अभी भी लोग जो हैं मुझे अब जाना, वो अभी पीछे कोई प्रोग्राम करते रहे तो वो मुझे बताया स्टेशन डायरेक्टर ने कि 2-3 लोग जो उस वक्त आए तो जब बताने लगे कोई प्रोग्राम, तो उन्होंने मतलब वो संदर्भ था कि नहीं था, कहना प्रोग्राम तो तब था जब ये बालक राम जी करते थे। तो वो अक्सर दो दो मौक़ों पे 2 लोगों ने ये कहा, तो अच्छा लगा, बाँसें खिल गई। अब तारीफ़ ही है और क्या है। अपना स्टाफ आर्टिस्ट को उस वक्त सिर्फ तारीफ़ चाहिए थी, तनख्वाहें तो बहुत बहुत थोड़ी थी, और ना ही कोई इसके बारे में कम तनख्वाह है। वो खाना मिल जाता था, मैं अपना बस में भी आ जाता था। तो वो अपनी सो कॉल्ड गुर्बत तो घटिया लफ्ज़ है, जो भी थी, किसी ने मुझे मतलब विचलित नहीं किया, कुछ प्रोत्साहित ही करते रहे। और ये काम जो था बड़ा प्रोत्साहन देने वाला था मुझे, मैं खिला इसी में, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। लायक लोग, प्यारे लोगों को ढूंढने का शौक़ का रमज़ है वो। तो मैं जिसको अपने उस उम्र तक जब मैं चल फिर सकता था, जिसको मैंने कभी सुना, मुझे वो अच्छा लगा, तो मैं चाहता था ज़ाती तौर पे मिलूं। एक ये शख्स जो अब मेरे सामने है, इरफान, मुझे मैं 2-3-4 बार सुना, मैंने कहा ये व्यक्ति तो उस ढर्रे का नहीं है जिस ढर्रे का यहाँ आम तौर पे जो अनाउंसमेंट्स होती हैं, जो लोग करते हैं। तो मैंने कोशिश की मैं जानूं कहाँ पर है। तो इरफान ने मेरे दिल की सुन ली, मैंने बुलाया, वो आया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये वही मैं कहता हूँ कि आपको अक्लमंद होने की ज़रूरत नहीं, अपने दोस्त जो हैं वो अक्लमंद चुनो, तो वो तुम्हें जो है रास्ते पे ले जाएंगे और हमारी जो कमियां हैं उनको ढक देंगे। अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छे दोस्त बनाओ। ये मोहम्मद यूसुफ पापा आपको कैसे मिले थे? मोहम्मद यूसुफ पापा अब तो नहीं रहे जी। ये जामिया स्कूल में टीचर थे, साइंस टीचर थे। तो ये हमारे जो कवि सम्मेलन बच्चों के लिए होते थे या कविता पाठ होता था, उनमें सबसे अलग ढंग से लिखने वाले और हंसाने वाले 2-3 लोग थे। लेकिन ये जो थे वो, मैं जैसे कहता हूँ कि एक ख़ास किस्म की बेवकूफ़ी चाहिए, तो वो ये अक्लमंदी जो थी उनमें पाई गई। और मुझे फिर थोड़ा बहुत मैंने उनसे कहा कि मुझे कुछ थोड़ा सा सिखा दो, तो उन्होंने मेरी जो मैंने एक वो मैन्युस्क्रिप्ट मैंने लिखा है, तो उसमें उसको क्या कहते हैं, ये पोएम्स का संकलन को क्या बोलते हैं? संग्रह नहीं, उर्दू में। अच्छा, मजमुआ। और दूसरा ये जो दीवान। हाँ, दीवान। तो मैंने ये जो है उनको मैंने ये 2 लाइनें लिखी कि किसी भी दीवान में 2 शेर अच्छे निकल ही आते हैं, खुदा करे इसमें 3 हो। क्यों पापा? हैं? वो कहते हैं हाँ बाबा। तो ये है वो, मुझे उनके पास मैं जाता था तो वो पहला शख्स है, क्योंकि आमतौर पे कोई मतलब दिल इतने खुले नहीं हैं। मैं कई लोगों से मैंने कहा कि मुझे अब है, शायद अब वक्त दूसरा है, लोगों के पास वक्त जो है
होगा भी, लेकिन उनकी मसरूफियत उन्हें उस वक्त को हड़प कर लिया है। किसी के पास मोहब्बत करने के लिए, मुस्कुराने के लिए भी शायद बहुत वक्त नहीं होता। बस हेलो हेलो है, एक चलती हुई दुनिया है, बस बाय 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 करते रहो। क्योंकि जैसे आप खुद हैं, 60 मील जाते हैं, 60 मील जाते हैं, तो वो सबकी यही ज़िंदगी है। तो वो इसको मद्देनज़र रखते हुए कि कोई कितना कर पाता है, ये उसकी एक अलग तरह की मजबूरी है, किसी का इसमें दोष नहीं है। आप अपने मुस्कुराहटों से, अपने प्यार से जितना एक लुक़मा ही मिल जाए तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन प्यार को नहीं छोड़ना। ये ऐसी चीज़ है, ये ताउम्र चलनी चाहिए और बांटनी चाहिए। तो दुनिया शायद टेढ़ी मेढ़ी जैसी है वो नज़र नहीं आएगी, आप चल लेंगे। अब उम्र के साथ डगमगाता तो है आदमी, लेकिन ये आभास ही दोस्ती और प्यार जो है इसको बहुत मजबूत बनाता है। कोई शेर आपको जो सबसे प्यारा लगता हो किसी का? गालिब, मीर, सौदा? नहीं, मैं कभी वक्त मिला तो वो मैं आपको बता रहा था कि वो ज़िंदगी नामा और मुगम बात, कभी वक्त हुआ तो उसके रिकॉर्ड कर लीजिएगा उसको। हाँ, तो हैं वो मुझे अब दिखाई भी नहीं, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ना, वो आँखें जो हैं। अब मतलब आयरनी ये है कि मेरी बाईं आँख जिसमें अपना बहुत सारे छिद्र हैं वही नज़र आते हैं। वो मेरी जो अपरेंट जो दाईं आँख है वो लगता है ठीक है, लेकिन मैं जो अब मेरी ख़राब आँख है उसको बंद करता हूँ तो जो अच्छी आँख है वो उसमें से कुछ दिखाई नहीं देता। ये वो वही जो लिखा हुआ है, कभी उसको थोड़ी तरमीम करने की कोशिश करता हूँ, एक दूसरी कापी बना लेता हूँ। तो मैं 2 किताबें लिख के 6 किताबों का मालिक हो गया। तो वो अच्छा लगता है वो। अब वो हाँ ये है कि मेरे मतलब संगीत जो है वो मेरी जान है। इश्क सी आसां कहाँ उर्दू ज़बां ऐ दोस्तों, इश्क सी आसां कहाँ उर्दू ज़बां ऐ दोस्तों, और फिर सिन्फ़े ग़ज़ल उसका, और फिर सिन्फ़े ग़ज़ल उसका सुखन उसका शूर। इश्क सी आसां कहाँ उर्दू ज़बां ऐ दोस्तों, और फिर सिन्फ़े ग़ज़ल उसका सुखन उसका शऊर। और मेरी ज़िंदगी की बाबत ये उसको बात अजीब लगी, मेरी ज़िंदगी की बाबत ये उसको बात अजीब लगी, ना तो रंग न मोड़ी कोई उसमें है अफसाने का। ना तो रंग, ना तो रंग न मोड़ ही कोई उसमें है अफसाने का, उसमें है अफसाने का। मेरी ज़िंदगी की बाबत ये उसको बात अजीब लगी, ना तो रंग न मोड़ ही कोई उसमें है अफसाने का। और ना तो कोई खुशी मुकम्मल, ना तो कोई खुशी मुकम्मल, और न कोई गम पूरा, ना तो कोई खुशी मुकम्मल
और न कोई गम पूरा, ना तो दिल बर्बाद हो सका और न दिल आबाद हुआ, और न दिल आबाद हो सका, ना तो दिल बर्बाद हो सका और न दिल बर्बाद हुआ। और जान का बोझ तो पहले से ही, जान का बोझ तो पहले से ही, और जान से बोझल मेरा अक़ीदा। जान का बोझ तो पहले से ही, जान से बोझल मेरा अक़ीदा। और कैसा वक्त कि सब वाकिफ़ थे अपनी अपनी, कैसा वक्त के सब वाकिफ़ थे अपनी अपनी, अपने अपने रास्तों से। कैसा वक्त के सब वाकिफ़ थे अपने अपने रास्तों से, कोई मेरे चिराग की खातर भूला भटका नहीं मिला, कोई मेरे चिराग की खातर भूला भटका, कोई मेरे चिराग की खातिर भूला भटका नहीं मिला। इस ठिकाने की न उसको उस ठिकाने की तलाश, इस ठिकाने की न उसको उस ठिकाने की तलाश, है हकीकत की कभी उसको, है हकीकत की कभी उसको फंसाने की तलाश, है हकीकत की कभी उसको फंसाने की तलाश। और घूमता ही जा रहा है हर बशर महवर के गिर्द, घूमता ही जा रहा है हर बशर महवर के गिर्द, और महवर के गिर्द घूमता ही जा रहा, दांत नहीं है ना, और घूमता ही जा रहा है हर बशर महवर के गिर्द, और कर रहा है जाने कब से आबोदाने की तलाश, कर रहा है जाने कब से आबोदाने की तलाश। और आँख के पर्दे के पीछे जा छुपे वो कल के ख्वाब, आँख के पर्दे के पीछे जा छुपे वो कल के ख्वाब, और दौरे हाजिर छोड़ अब गुज़रे ज़माने की तलाश, और दौरे हाजिर छोड़ अब गुज़रे ज़माने की तलाश। और आंसुओं के सैल में बहती रही उम्रे रवां, आंसुओं के सैल में बहती रही उम्रे रवां, दीदाए तर में उसे थी एक दीवाने की तलाश, और दीदाए तर में उसे थी एक दीवाने की तलाश। और क्या किसी को चाहिए, क्या किसी को चाहिए आया न खुल कर सामने, क्या किसी को चाहिए आया न खुल कर सामने, दूर जाने की कभी, दूर जाने की कभी तो पास आने की तलाश, दूर जाने की कभी तो पास आने की तलाश। और पस्तियाँ जो आज कल को थी बुलंदी ही वही, पस्तियाँ जो आज कल को थी बुलंदी ही वही, आज गिरने की तो कल को थी गिराने की तलाश, आज गिरने की तो कल को थी गिराने की तलाश। और कर सका ना आईने का सामना नागर कभी, कर सका ना आईने का सामना नागर कभी, रात दिन ढूंढा किया किस किस बहाने की तलाश, रात दिन ढूंढा किया किस किस बहाने की तलाश। खुद फरेबी में जी रहा होगा, खुद फरेबी में जी रहा होगा, खुद फरेबी में जी रहा होगा, ख्वाब क्या क्या वो देखता होगा, ख्वाब क्या क्या वो देखता होगा। और सामना कर सका न खुद अपना, सामना कर सका न खुद अपना, आईना कसमसा गया होगा, आईना कसमसा गया होगा। अभी सांसें ये ले रही है बहार, अभी सांसें ये ले रही है बहार, कोई पत्ता अभी हरा होगा, कोई पत्ता अभी हरा होगा। दिल नाजुक ये आखिरिश टूटा, दिल नाजुक ये आखिरिश टूटा, जाने क्या क्या सुना सहा होगा, जाने क्या क्या सुना सहा होगा। अभी लिपटे हैं धुंध ही में राज, अभी लिपटे हैं धुंध ही में राज, अभी मौसम नहीं खुला होगा, अभी मौसम नहीं खुला होगा।
यूँ तो कहने को कह गए वो सब, यूँ तो कहने को कह गए वो सब, हमको सुनने में कम लगा होगा, हमको सुनने में कम लगा होगा, हमको सुनने में कम लगा होगा। रहता कब तक बना वो एक किरदार, रहा कब तक बना वो एक किरदार, अब वो मंज़र से हट गया होगा, अब वो मंज़र से हट गया होगा। वक्त के पेड़ पर उगे पत्तों, वक्त के पेड़ पर उगे पत्तों, नाम तुमको लम्हे दिया होगा, नाम तुमको लम्हे दिया होगा। दिल की उभरी ये कौन सी तस्वीर, हमने पहलू बदल लिया होगा। वो जो रहता था जहान भर की खबर, वो जो रखता था जहान भर की खबर, सबसे कम खुद को जानता होगा, सबसे कम खुद को जानता होगा। फिर से कहिए। वो जो रखता जहान भर की खबर, सबसे कम खुद को जानता होगा। डालकर बेड़ियाँ ये खुद उसूलों की, डालकर बेड़ियाँ ये खुद उसूलों की, खुद को महदूद कर लिया होगा, खुद को महदूद कर लिया होगा, कर लिया होगा, खुद को महदूद कर दिया होगा, खुद को महदूद कर दिया होगा। वो थी तेरे ज़मीर ही की सदा, वो थी तेरे ज़मीर ही की सदा, वो थी तेरे ज़मीर ही की सदा, अनसुना जिसको कर दिया होगा। बात छोटी सी थी मगर तुमने दिल को अपने लगा लिया होगा। हो गई होंगी खुश्क नम आँखें, अपने आंसू वो पी गया होगा। नागहां टूटती न अब बलाएं भी, नागहां टूटती न अब बलाएं भी, जो भी होना है तयशुदा होगा, जो भी होना है तयशुदा होगा। आबला फूटना था फूट गया, आबला फूटना था फूट गया, जाने कब से भरा पड़ा होगा, जाने कब से भरा पड़ा होगा। और कर गया कूच वो तो हंसते हुए, कर गया कूच वो तो हंसते हुए, जितना जीना था जी लिया होगा, जितना जीना था जी लिया होगा। और दिल में गैरत के नाम से जो शय है, दिल में गैरत के नाम से जो शय है, ढूंढता उसको फिर रहा होगा। उसको जलना था रात दिन वो जला, उसको जलना था रात दिन वो जला, उसको जलना था रात दिन वो जला। एक ना दिल सा कोई दिया होगा, एक ना दिल सा कोई दिया होगा, एक ना दिल सा कोई दिया होगा, कोई भी दिल के समान कोई दिया नहीं था। एक फिर से कहिए। एक ना दिल सा कोई दिया होगा, एक ना दिल सा कोई दिया होगा। वो जो फितना था एक आदमजाद, वो जो फितना था एक आदमजाद, वो जो फितना था एक आदमजाद, आग दिल में लगा गया होगा, आग दिल में लगा गया होगा। आगे कितना निकल गई दुनिया, आगे कितना निकल गई दुनिया, पीछे कितना वो रह गया होगा। ओट देता रहा जो बस्ती को, ओट देता रहा जो बस्ती को, काटा जंगल भी वो हरा होगा, काटा जंगल भी वो हरा होगा। ये काट दिया, काटा जंगल वो भी हरा होगा, काट दिया, कट गया, काटा जंगल वो भी
हरा होगा। वोट देता रहा जो बस्ती को, काटा जंगल वो भी हरा होगा। और डार से कूंज जैसे बिछड़ी हो, डार से कूंज जैसे बिछड़ी हो, तेरा हमदम भटक रहा होगा। डार से कूंज, कूक। पक्षी कूंज, कूंज, हाँ। छोटे पक्षी। डार से कूंज जैसे बिछड़ी हो, डार से कूंज जैसे बिछड़ी हो, तेरा हमदम भटक रहा होगा। हाँ। अरे वो अब भाई मैं एक और निकल गया। ये अपना एक लंबी मैंने पोएम लिखी थी। पोएम का एक जिंदगी नामा है। मुग्गम समझते हैं? मुग्गम क्या है? मुग्गम बड़ा अपना मुग्गम हिंदी का लफ्ज़ है। जो बात संकेत में कही गई हो, खोल करना कही गई, उसको मुग्गम कहते हैं। हाँ। मुग्गम मैं भी मुग्गम हाँ, बात पहेली जैसी। हाँ। ये आरज़ू लखनवी का लफ्ज़ है, उसने इस्तेमाल किया है। अच्छा, लेकिन ये शब्द हिंदी का है? हिंदी डिक्शनरी में है मुग्गम। अच्छा। हाँ। तो वो खाओ तो इतना वो दिखाई देता नहीं। मैं लेंस लाए आपका? हाँ, हैंड लेंस लाए आप? नहीं दिखाई देता, रोशनी है। जिंदगी है हर नफस चुभती सी फांस, जिंदगी है हर नफस चुभती सी फांस, है अजब सांसों का चुकताया हिस्सा, है अजब सांसों का चुकताया हिस्सा। दिखाई दे देता नहीं। तो ये मैंने कुछ आपको जो सुनाई ना, ये जो गेय गज़लें हैं ये, और मैं देखता हूँ कि जब गाया जाता है तो आम तौर पे 3-4 लोग होते हैं जो वोकल होते हैं। वो शायद वो जो वर्ड्स हैं उन पे गौर करने वाले हैं। मुझे कुछ 100 में से 5 लोग मुश्किल से होंगे जो संगीत की जो विविधता है, जो उसकी खूबसूरती है, उस पर फ़िदा हूँ। बाकी ये जो है अपना शोर मचाने वाले हैं, और वो कोई चीज़ सुनाना चाहता है तो एक गाना सुना। ख़ास तौर पे जो बड़े हॉलों में आप किसी का गाना सुनना चाहेंगे, वो कुछ थोड़ी देर 2-3 गाने सुनाना चाहेगा, तो फिर वो कहते हैं ये सुनाओ, ये सुनाओ, ये सुनाओ, ये सुनाओ, ये सुनाओ। तो वो संगीत का लुत्फ़ लेने में वो बाधक होते हैं। और ख़ास तौर पे ये मैंने देखा कि बहुत लिटरेरी अगर कोई चीज़ है तो वो आप पढ़िए उसको। देख, गाने के लिए इसमें गोलाइयाँ हों, कुछ बहलावे हों, कुछ जहाँ पर सुरों से खेला जा सके, तो वो उसकी अपनी ज़रूरियात होती हैं। तो मेरा संबंध रहा बहुत सारे लोगों से। ये जो आप हमने पूछा कि तबीयत दिन मतलब इधर कैसी रहती है आपने? हाँ, मतलब स्वास्थ्य का क्या हाल है? अब क्योंकि आपने अभी फ़ोन पर कहा, वो थोड़ा मुझे चिंता में डाल गया। नहीं, वो मुझे तो अब पता नहीं, मुझे तो लगता तो नहीं है कि ये आज की रात कट जाएगी, लेकिन वो ये है कि वो समूह अगर कट जाती है तो एक दिन और निकल आता है। तो अब बहुत हो लिया, लेकिन ये भी नहीं है कि मरना भी चाहता हूँ। लेकिन वो ये है कि वो, लेकिन ये जो थोड़ा प्यार, थोड़ा मोहब्बत, तुम इतनी दूर से आए, ये मेरे नसीब जाग गए। खुश हो बेटा, बहुत अच्छे, खूब तरक्की करो, दुनिया को लूट लो अपने प्यार से, बस मोहब्बत करो, है ना, मोहब्बत करो।
क्या कर रहे हैं क्या नहीं, कोई ये है उसका वो है ये है, ठीक है वो करने दो उसको, हम उसका हिस्सा ना बने। निजात पाओ इन चीज़ों से कि ये जो है वो धर्म की कोई बात है, उसकी बात है, इंसानियत की बातें करो, प्यार की बातें करो। हम इंसान हैं, प्यार करने वाले लोग हैं, बाकी जो चीज़ें हैं वो अपना गड्ढे में डालने वाली हैं, तो मैं गड्ढे में क्यों पढ़ूं।